मैं राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झालावाड़। आज हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे साक्ष्य का अर्थ व उसका वर्गीकरण कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं और साक्ष्य क्या होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 में साक्ष्य शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में साक्ष्य शब्द से तात्पर्य है जिसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। सेकंड, इसमें न्यायालय के निरीक्षण में के लिए पेश किए गए सब दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी सम्मिलित हैं, ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। धारा 3 में 2 प्रकार के साक्ष्य बताए गए हैं, जैसे मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। मगर इससे साक्ष्य का अर्थ प्रकट नहीं होता है। धारा 3 में जो ये परिभाषा दी गई है इसमें इसके प्रकारों के बारे में बताया गया है। साक्ष्य किसे कहेंगे? साक्ष्य का मतलब है किसी तथ्य को साबित करने के लिए या ना साबित करने के न्यायालय के सामने जो पेश की कथन या दस्तावेज को हम साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य धारा 3 में साक्ष्य 2 प्रकार के बताया गया, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। अब मौखिक साक्ष्य किससे कहते हैं? जैसे जांचाधीन मामलों के विषय में न्यायालय के समक्ष किए गए साक्ष्यों के या गवाहों के कथन को मौखिक साक्ष्य कहते हैं। और दस्तावेज साक्ष्य, ऐसा कोई दस्तावेज जो न्यायालय के सामने साक्ष्य के रूप में पेश किया जाए, दस्तावेज साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य मौखिक व दस्तावेज या परिशोधन भी हो सकता है। क्या न्यायालय किसी गवाह के कथन को अभिलिखित करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है? यस, कभी कभी किसी व्यक्ति के या गवाहों के कथन को अभिलिखित करने के लिए न्यायालय के द्वारा कमीशन जारी किया जाता है। जिसकी अध्यक्षता में कमीशन जारी किया जाता है उसे कमिश्नर कहा जाता है। और कमिश्नर के सामने किया गया कथन न्यायालय के सामने किए कथन माना जाता है। जैसे धारा 3 में तो सिर्फ दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है। हमारे साक्ष्य के प्रकारों में मौखिक साक्ष्य भी आता है और परिशोधी साक्ष्य भी आता है। मौखिक साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 में बताया गया है, जब मुख्य व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के सामने कुछ लिखकर दिया जाता है तो वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। और परिशोधी साक्ष्य के बारे में एविडेंस एक्ट में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। परिशोधी साक्ष्य वह होता है जो कोई बात या कोई चीज़ जो किसी परिस्थिति या अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान इंगित करती है, परिशोधी साक्ष्य कहलाती है। परिशोधी साक्ष्य किसी भी कथन के रूप में हो सकता है या किसी दस्तावेज या वस्तु के रूप में हो सकता है। क्या मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए? अगला क्वेश्चन है, क्या मौखिक साक्ष्य पृथक होना चाहिए? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए हर अवस्था में। धारा 60 में ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य जिसने स्वयं ने देखा हो या स्वयं सुना हो या इंद्रिय द्वारा महसूस किया हो उसे मौखिक प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। मौखिक साक्ष्य होते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं, ये जो किसी सुनी बात नहीं होती है। मौखिक साक्ष्य वही व्यक्ति दे सकता है जिसने उस किसी बात को, किसी साक्ष्य को देखा हो, सुना हो या महसूस किया हो, वही मौखिक साक्ष्य होता है, दे सकता है। मौखिक साक्ष्य इसी को जो प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। ऐसा साक्ष्य जो विवादित तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करते हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थिति द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादित तथ्य सही है, तो उसे परिशोधन साक्ष्य कहते हैं। मतलब
परिशीलन साक्ष्य ऐसा साक्ष्य जो विवादक तत्व को प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करते। ऐसे साक्ष्य जो विवादक तत्व को प्रत्यक्ष रूप से साबित नहीं करते, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तत्व सही है, तो इसे परिशीलन साक्ष्य कहते हैं। अब अगला देखें श्रुति साक्ष्य। श्रुति साक्ष्य को सुनी सुनाई बातें भी के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी बात के बारे में कथन करता है जो उसने स्वयं नहीं देखी है, स्वयं नहीं सुनी है या स्वयं नहीं महसूस की है, तो ऐसे साक्ष्य को श्रुति साक्ष्य कहते हैं। एक सिद्धांत है कि जिसके अंतर्गत श्रुति साक्ष्य नहीं होता, न्यायालय को इसे खारिज कर देना चाहिए। श्रुति साक्ष्य जब ही ग्राह्य किया जा सकता है जब उसकी ग्राह्यता विधि द्वारा ज्ञात हो। श्रुति साक्ष्य नहीं होता, न्यायालय जहाँ उसे ग्रहण करने की अनुज्ञा देता है वहाँ उसे लिया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जा सकता है। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जा सकता है। एविडेंस एक्ट की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। 61 कह रहा है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। धारा 62 में बताया, प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है कि प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य न्यायालय के सामने निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज की मूल प्रति स्वयं अभिप्रेत है। धारा 62 कह रहे हैं कि प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य न्यायालय के सामने निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज की मूल प्रति स्वयं अभिप्रेत है। प्राथमिक साक्ष्य जो दस्तावेज है उनकी मूल प्रति है, उनको हम प्राथमिक साक्ष्य कह सकते हैं। जहाँ कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। और जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, वहाँ वह प्रतिलेख उस पक्षकार के विरुद्ध जिसने उसे निष्पादित किया है प्राथमिक साक्ष्य है। जहाँ कई दस्तावेज एक रूपांतर प्रक्रिया से बनाए गए हैं, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होता है, किंतु मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं। जैसे कहा दस्तावेज होते हैं, कोई दस्तावेज एक रूपात्मक तरीका से बनाए गए हैं, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में, वहाँ हर एक उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होता है, किंतु मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज के द्वितीय साक्ष्य कौन से होते हैं। किसी प्राथमिक साक्ष्य मूल तो वो होते हैं, द्वितीय साक्ष्य कौन हो सकते हैं। इसके बारे में धारा 63 में बताया गया है। द्वितीय साक्ष्य के बारे में, किसी दस्तावेज के द्वितीय साक्ष्य के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, जैसे प्रमाणित प्रतियाँ, मूल से रासायनिक या तकनीक प्रक्रिया से बनाई गई प्रतियाँ, मूल से तुलना करके बनाई गई प्रतियाँ, दस्तावेजों के प्रतिलेख जिसने उसे निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का मौखिक वर्णन जिसने उसे देखा है। इस प्रकार ये 5 प्रकार के द्वितीय साक्ष्य होते हैं। अब देखेंगे वस्तुपरक साक्ष्य। वस्तुपरक साक्ष्य क्या होता है। कोई वस्तु जो साक्ष्य के रूप में न्यायालय के सामने पेश की जाती है उसे वस्तुपरक साक्ष्य कहते हैं। जैसे किसी घटना के दौरान कोई बटन टूट जाता, ये लाठी का इस्तेमाल किया गया है तो लाठी प्रस्तुत की जाना, जूता, चाकू, पर्दा आदि जो किसी घटना में जो सबूत होते हैं उनको हम वस्तु के रूप में जो सबूत होते हैं उनको वस्तुपरक साक्ष्य कहते हैं। अब ये देखेंगे कि हम साक्ष्य को क्यों पेश किया जाता है न्यायालय के सामने।
इसका मतलब ये निकला कि प्रश्नगत तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किया जाता है। साक्ष्य क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि किसी प्रश्नगत तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए साक्ष्य पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तथ्य क्या होते हैं। फैक्ट, तथ्य क्या होते हैं? धारा 3 में तथ्य शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में तथ्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों द्वारा बोधगम्य कोई वस्तु या वस्तु स्थिति या वस्तुत्व के मध्य संबंध या मानसिक दशा जिसका व्यक्ति को भान हो। ऐसी कोई बात जो व्यक्ति द्वारा उसकी इंद्रियों द्वारा बोध में हो, तथ्य कहा जाता है। ऐसी कोई बात जो व्यक्तियों द्वारा उसकी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तथ्य कहा जाता है। अब ये देखेंगे तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। तथ्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बाहरी तथ्य और आंतरिक तथ्य। बाहरी तथ्य में वही तथ्य जो जिनको हम देखते हैं या बाहरी तथ्य हैं। जैसे मानसिक दशा को हम आंतरिक तथ्य के संबंध में पहचानते हैं, मानसिक दशा को हम आंतरिक तथ्य के पहचानते हैं। जैसे ज्ञान, किसी बात की जानकारी होना, किसी बात की जानकारी नहीं होना, सावधानी, असावधानी, आशय, मानसिक दशा, दुर्भावनापूर्वक आदि मानसिक दशा हैं। तो ये आंतरिक तथ्य माने जाते हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिक दशा का जब तक पता नहीं लग सकता जब तक कि बाह्य कार्य नहीं करे। हम आंतरिक मानसिक दशा का हम जब तक पता नहीं कर सकते हैं जब तक कोई मानसिक दशा के आधार पर कोई कार्य नहीं कर दे। इसलिए आंतरिक तथ्यों को साबित करना भी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि जब तक वो कार्य नहीं करता जब तक वो उनको साबित नहीं किया जा सकता। क्या किसी व्यक्ति को आपराधिक मनस्थिति के आधार पर दंडित किया जा सकता है? एक क्वेश्चन यह है कि क्या किसी व्यक्ति को आंतरिक मनस्थिति के आधार पर दंडित किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को केवल आपराधिक मनस्थिति से दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह आपराधिक मनस्थिति के साथ कार्य नहीं करे, तब दंडित किया जा सकता। जब तक वो आपराधिक मनस्थिति के आधार पर जब तक कार्य नहीं करता तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को आंतरिक मनस्थिति के आधार पर दंडित तो नहीं किया जा सकता जब तक वो कार्य नहीं करे।